क्या आपको पता है ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हमारा टैक्स ही नहीं सेव करती बल्कि हमें एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी प्रोवाइड करती है। इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। उसका क्या मतलब है कि ये हमारा टैक्स भी सेव करती है और हमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स भी प्रोवाइड करती है। ये उन तमाम एसेट को बीट करती है जो हमारे ATC में इन्वेस्टमेंट के काम आते हैं। ELS को डिस्कस करने का मेरा एक खास रीज़न भी है क्योंकि ELSS जो है, ELS जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है, ये मेरी एक तरीके से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो ये तकरीबन मुझे आज से 7-8 साल पहले ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि कैसे ELS फंड से हम अपनी रिटायरमेंट की इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, आज की डेट में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। पोर्टफोलियो दिखाने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि आप भी उस चीज़ों को, उस माइंडसेट को देख सके कि मैं कैसे सोचता हूँ कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सके। यहाँ पर कोई मेरा पर्पज़ पोर्टफोलियो दिखाने का आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी कि ELS फंड से कैसे हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं टिल रिटायरमेंट। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको DSP ELSS फंड नज़र आ रहा है जिसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली 7,60,000 एंड जो करंट वैल्यू है वो है 18,90,000 और यहाँ पर जो मेरे को गेन हो रहा है वो है 22.26% एवरी ईयर। मतलब यहाँ पर ये जो फंड है मुझे 22.26% CAGR का ग्रोथ दे रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है मैंने तकरीबन 6-6.5 साल पहले शुरुआत करी थी। आज जो इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 18.9 लाख और ये कैसे मेरी रिटायरमेंट में मेरी मदद करेगी इस चीज़ को समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सेल शीट खोलते हैं। एक्सेल शीट पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी जो है रिटायरमेंट को प्लान कर रखा है और इसको रेप्लिकेट करके आप भी अपनी जो है रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं अब आज की डेट में जो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू एक बार हम वो लिख लेते हैं, जो मैंने 6.5 साल पहले जो स्टार्ट किया था वो है अप्रॉक्सीमेटली 80,90,000 रुपये। ओके, इसको हम एक बार यहाँ से देख भी सकते हैं 18,90,000 और यहाँ पर जो रिटर्न है जो हमें मिल रहा है, ROI जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 22.26%। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करता हूँ कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा। या मैं एक काम करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ईयर टाइप करता हूँ 2024 में हम, और जो वैल्यू है 18,90,000 आज की डेट में मेरी वैल्यू है। ओके, 18,90,000, यस 18,90,000, सॉरी 18,90,000। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके 5 ईयर के जो है ना एक ब्रैकेट ले लेता हूँ कि जैसे 2029 में कितना होगा, देन 2034 में मेरा ये फंड कितना हो जाएगा, देन 2039 मतलब 2039 में मेरा फंड कितना होगा, देन 2044 में मेरी कितना हो जाएगा, देन 2049 में ये मेरा फंड कितना हो जाएगा। एंड एट जो आज की डेट मेरी है मैं 34 ईयर का हूँ, तो रिटायरमेंट के लिए मेरे पास 26 ईयर्स हैं। तो 26 ईयर्स की बात करें आज से 2024 से कितने होते हैं 2050। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको 2050 कर लेते हैं, लास्ट में 6 ईयर का स्लैब ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि आज की डेट में जो मेरे रिटायरमेंट का जो टाइम बचा है उसको मैंने 5-5 साल पे डिवाइड कर दिया कि जो मैंने सोचा कि 2050 तक मेरे को इतना पैसा मिलेगा एक्चुअली में या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको बाइफरकेट कर लेता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में और उनको ट्रैक करता रहता हूँ, जैसे मैं पिछले 6.5 साल से करता आया हूँ। तो देखते हैं कि अगले 5 साल में मैं किस पोजीशन पे होऊंगा, देन उससे 5 साल में कितना होगा एंड एट द एज ऑफ रिटायरमेंट में कितना पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ FV क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू की अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है, अगले 5 साल में जो है अगर एक सर्टेन परसेंट से रिटर्न देता है तो मेरा 5 साल बाद कितना पैसा बनेगा। तो मैंने टाइप किया FV। उसके बाद है रेट हमें जैसे अभी हमने देखा वो कितना था 22.26% का जो आज की डेट में मुझे मिल रहा है और ये परसेंटेज में है, तो इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा कि इससे एवरी मंथ का मेरा रेट आ जाएगा। देन अगला है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा कि आज मैं 34 साल का हूं तो मेरे पास 26 साल है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हर साल में 12 महीने होते हैं। देन अगला जो कॉलम है वो है आपका पेमेंट कि एवरी मंथ आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 6.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना अमाउंट नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये पर मंथ ही रख रहा हूँ। टिल दी एज ऑफ रिटायरमेंट मैं हर महीने 10,000 रुपये ही जमा करूँगा, ना मैं बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ एवरी मंथ जो है वो 10,000 रुपीज़ इसमें SIP कर रहा हूँ। ये माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि जो हम पैसा देते हैं वो हम माइनस में लिखते हैं और जो हम पैसा रिसीव करते हैं उसको प्लस में लिखते हैं। तो अभी तक हमने लिखा कि जो रेट था उसको हमने 12 से डिवाइड कर लिया, देन हमने नंबर ऑफ पीरियड देखे, देन हमने पेमेंट्स PMT मतलब पेमेंट्स,
और प्रेजेंट वैल्यू जो पिछले 6.5 साल में जो मेरा पैसा इकट्ठा हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ 18,90,000, 18,90,000, यस दिस वन या। और अगला होता है टाइप का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं SIP करता हूँ, मैं महीने के स्टार्ट में करता हूँ या महीने के एंड में करता हूँ, तो इससे एज सच कोई मतलब बड़ा फर्क नहीं आने वाला, नेग्लिजिबल फर्क आएगा, तो इसको हम 0 लिख देते हैं और हम यहाँ पे एंटर मारते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर मारेंगे तो अभी हमने क्या किया था कि हमने रिटायरमेंट तक का लिया था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि 5 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं 2024 से 2029 तक। तो अब हम एंटर करेंगे, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो हमने देखा कि स्क्रीन पे यही जो पैसा जो आज की डेट में 18,90,000 रुपये है, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर ये पैसा कितना हो जाएगा 67,78,000। देन हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला का कॉपी करते हैं, तो हम अगले 5 साल में ये पैसा कितना बन जाएगा वो एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने 5 साल की कैलकुलेशन करी थी 2024 से, अब हम 10 साल की कैलकुलेशन करेंगे 2024 से, मतलब एट द एंड ऑफ 2034 मेरा यही पोर्टफोलियो कितने का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 से रिप्लेस कर दिया और सेम मैंने इसको एंटर किया, तो यही पैसा जो है 2,15,06,663 पैसा हो जाता है। मतलब आने वाले 10 साल में जो आज की डेट में 18,90,000 रुपये आपको दिख रहा है, तो यही जो पैसा है वो 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। एंड देन हम इसको ड्रिल डाउन कर लेते हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ ईयर चेंज कर देते हैं। जैसे अभी हमने 10 ईयर तक का कैलकुलेट किया था, देन हम 15 ईयर पे देखते हैं, तो जो ये 2 करोड़ रुपीज़ है ये मोर देन 6 करोड़ रुपीज़ हो जाते हैं विद इन अ 5 ईयर। मतलब जो आपकी जो वेल्थ है यहाँ पे 3 टाइम हो जाती है, यहीं से जो है रियल गेम ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है। तो अभी हमने 15 ईयर टाइप किया, देन अब हम क्या करते हैं, इसको 20 कर देते हैं। जैसे हमने 20 टाइप किया तो यही जो है अमाउंट हमारा 19 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। एंड अब जो है लास्ट में मेरे पास जो है अभी हमने 20 ईयर्स तक ले चुके हैं, तो लास्ट में 26 ईयर, जैसे मैंने बताया मैं 34 ईयर्स का हूँ, तो मेरे पास 26 ईयर है, तो यही जो अमाउंट है वो हो जाता है 75 करोड़ रुपीज़। अब ये देखने में अनबिलीवेबल अमाउंट लगता है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, इवन मुझे भी नहीं होता था कुछ साल पहले जब तक मैंने इसकी कैलकुलेशन को नहीं समझा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम 3-4 साल तो कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर स्टिक नहीं रह पाते। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीके से इस पर स्टिक होना है, अपने पोर्टफोलियो को एवरी 3 या 5 ईयर के मीडियम पे ट्रैक करना है कि आप जो कैलकुलेशन आपने लगाई थी उस बेस पे आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर आपको चल रहे हैं तो आप उसको छेड़ना नहीं है टिल द रिटायरमेंट। जैसे हम अगर घर खरीदते हैं उसकी EMI हम देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, चाहे घर में कोई बीमारी आ जाए या इवन कोई मेजर कंडीशंस आ जाए, बिजनेस में क्राइसिस आ जाए, इवन हमारा जॉब का भी लॉस्ट हो जाए, हम किसी से लेके देते हैं। तो सेम चीज़ हमें यहीं पे करनी है कि जो भी हमारा EMI बनता है, जो भी हमारा SIP बनता है, उसको एनी कॉस्ट हमें देना ही देना है, हमें एक भी स्किप नहीं करनी है। अगर हम इस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाते हैं तो बिलीव मी जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि आज की डेट में जो फंड की वैल्यू है वो 18,90,000 थी, देन नेक्स्ट 5 ईयर में वो 67 लाख के अराउंड हुई, देन नेक्स्ट 5 ईयर में वो 2 करोड़ 15 लाख होगी, देन नेक्स्ट 5 ईयर वो होगी 6.5 करोड़ से ऊपर। देन यही जो फंड है आपका एवरी 5 ईयर ये मोर देन 3 टाइम 4 टाइम होता जाएगा, कंटिन्यूसली होता जाएगा। लेकिन बस इसके लिए करना क्या है, इतनी वेल्थ कब आएगी, जब आप एक प्लान पे स्टिक होंगे। मेरा पर्पस जो था यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का या इस फंड को दिखाने का एक ही था कि आप इसकी कैलकुलेशन या इसकी कंपाउंडिंग को समझ सके। यहाँ पर किसी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है कि DSP बेटर है या कोई और बेटर है। देखिए ELSS की बात करें तो मोर और लेस ELS जितने भी फंड हैं वो सेम रिटर्न। तो हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ELSS फंड आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसको AUM के हिसाब से सेग्रीगेट कर लेते हैं। AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट की एक म्यूचुअल फंड जो कंपनी है अपने अंडर में कितने एसेट्स को संभाल रही है। तो यहाँ पर देखें तो जो सबसे बड़ा ELS फंड है वो है एक्सिस का, देन SBI, देन यहाँ पे आदित्य बिरला एंड DSP जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, देन HDFC, देन कैनरा रोबैको, देन मोर देन बहुत सारे फंड्स हैं। लेकिन अगर आप फंड यहाँ पे रिटर्न की बात करो, यहाँ पे कुछ आपको एब्सोल्यूट नंबर दिखेंगे, लेकिन अगर आप 10 ईयर्स की बात करो तो आप देखोगे जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं 15 से 20% के बीच में तो लाई करता ही करता है, और इससे ज़्यादा भी लाई करता है। वो ज़्यादा कैसे होता है, लेकिन जैसे अगर आप इसकी बात करोगे क्वांट का, देन 26% का है, लेकिन मोर और लेस जो है 18% के आसपास का जो रिटर्न इसमें आपको एनी कंडीशन में मिल जाता है। तो इतना रिटर्न अगर आप टिल रिटायरमेंट तक ELSS में सेव कर लेते हैं तो बिलीव मी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आपको सिर्फ ELS फंड को पकड़ के रहना है और इसमें लाइफ टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर ELS फंड के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ पे सिंपल कहना है कि अपनी रिटायरमेंट को प्लान कीजिए। ELS फंड जो है डबल एज स्वॉर्ड है, यह आपका टैक्स भी सेव करेगा और आपको हाई रिटर्न भी देगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।